नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को कई तरीके से लोग मनाते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए ये तारीख बड़ा मायने रखती है। इसे वो बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। कारण ये है कि आज जो तिथि है, इस तिथि को ही उनके साथ वो घटना हुई थी जब रातों रात उन्हें वादी छोड़कर भागना पड़ा था आतंकवादियों के कारण। घाटी में जो आतंक का तांडव हुआ, उस तांडव की अगर पीड़ा और दंश किसी ने सबसे ज़्यादा झेला तो वो कश्मीरी पंडित है। आप आज अरुण आनंद ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है, वो है द प्रिंट पर। मैं उसके हवाले से आपको दो चार बातें बताता हूँ, फिर हम लोग उस पर आएंगे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को, आप ये समझिए कि बांटने, कम करने और उस पर मरहम लगाने के लिए किस तरह का ऐतिहासिक पहल की है। दरअसल ये पहल पहले भी हो सकती थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति और पूरे वादी का, और न सिर्फ वादी का बल्कि जम्मू का जो डेमोग्राफिक आप लैंडस्केप बदलने की जो एक दो परिवारों की कोशिश थी, षड्यंत्र था, उसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें पीछे छूट गई। और जो पीछे छूट गई और जहां से इस जो आप समझिए कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की जो नींव रखी गई, वो नींव कैसे रखी गई, मैं वहां से आपको शुरुआत करता हूं और मैं बताता हूं कि हुआ क्या था, हुआ क्या जिसके बाद इन कश्मीरी पंडितों को, जिन्होंने कश्मीरियत को, जिन्होंने जमहूरियत को वहाँ जिंदा रखा, उनको वहीं पर जमींदोज करने के लिए किस तरह का षड्यंत्र फारूक अब्दुल्ला ने रचा। फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, बात 1989 की है। 1989 में आप ये समझिए कि जुलाई और दिसंबर के बीच, यह अरुण आनंद लिख रहे हैं, आज द प्रिंट में है, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। अरुण आनंद बड़ा नाम है, जो लोग कम से कम जर्नलिज्म से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इतना समझ लें कि वो थिंक टैंक है, उससे जो है जुड़े हुए हैं, उसके डायरेक्टर। 70 जुलाई और अगस्त में 70 आतंकवादियों को रिहा किया गया। ये वो आतंकी थे जिन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी शिविरों से प्रशिक्षित किया गया था। इनका नाम सुनिए, हामिद शेख, अशफाक वानी, जावेद मीर, लेकिन एक नाम जिससे आप सभी परिचित होंगे वो है यासीन मलिक। उन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा देने और घाटी में हिंदू विरोधी माहौल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। 1989 के अंत तक कश्मीर घाटी में इस्लामी प्रभुत्व स्थापित करने और इसे भारत से अलग करने की मांग अपने चरम पर पहुंच गई थी। 19 जनवरी 1990 की शाम को घाटी में मस्जिदों से पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी शुरू हो गई और भीड़ जमा होने लगी। पोस्टर लगे जिसमें हिंदुओं से या तो इस्लाम धर्म अपनाने और अलगाववाद में शामिल होने या अपने घरों को छोड़ के जाने के लिए कहा गया। समझिए आप, फतवा जारी हुआ और उन लोगों ने जारी किया जिन पर मेहरबान होकर फारूक अब्दुल्ला ने छोड़ा था घाटी में अमन लाने के लिए, जो उनका दावा है। हजारों हिंदू रात भर में पलायन कर गए। दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1990 तक घाटी में रहने वाले 90% से अधिक हिंदुओं ने अपना घर छोड़ दिया था। यह है कहानी 14 सितंबर 1990 की, जिसके बारे में हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका नहीं जानता है कि कश्मीरी पंडित इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं उसकी हमने आपको पृष्ठभूमि बताई। और इन आतंकियों को जिनको अमन चैन के लिए, अमन चैन के परिंदों ने छोड़ा था, तो अमन चैन तो हुआ नहीं, अलबत्ता कश्मीरी पंडितों को वहां से जाना पड़ा। उसके बाद सरकारें आईं और गईं, लेकिन
सब ने किसी न किसी तरीके से 370 को बनाए रखा। दो परिवारों के हाथ में सत्ता केंद्रित रहे, ये पूरी व्यवस्था हुई। और कांग्रेस इस सब में बराबर की भागीदार रही, क्योंकि वो एन केन प्रकारेण वादी में ये चाहती थी कि उसका वर्चस्व। इस बीच 1997 में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आप ये समझिए कि कश्मीरी जो पलायन कर गए थे उनके पुनर्वास के लिए एक एक्ट लेकर आते हैं फारूक अब्दुल्ला, ये तो सेकुलरिज्म के अब्बा हैं, तो ये लेकर आए। और इसमें बड़े करीने से यह व्यवस्था की गई थी कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज लाया जाए और जो बचे कुचे हैं उनको भी खदेड़ दिया जाए। आप देखिए वहां रोहिंग्या बसाए गए हैं। रोशनी एक्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। खैर, सारी चीजें जस का तस चलती रही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार आई भाजपा की, तब 2019 5 अगस्त को धारा 370 खत्म की गई। और जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो ये कि वहां पर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का काम हो, और रोशनी एक्ट जिसके जरिए वहां की डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र हुआ उसको खत्म किया जाए। इन दो चीजों पर मनोज सिन्हा जब वहां एलजी बने तो उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। रोशनी एक्ट को उन्होंने जमीदोज कराया, कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने किसी की सुनी नहीं। वहां जो दो परिवार और तमाम अलगाववादी और तमाम जो तरह के लोग राग अलापते हैं उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जो कोर्ट ने कहा कानूनन, ये भी नहीं कि आप ये कहें, आपको ये कहने का मौका मिले कि नहीं साहब इन्होंने तो जो गड़बड़ कर दिया ना, जो कानून कह रहा था उसको उन्होंने लागू करा दिया। वैसे ही जैसे बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने जो पंडित नेहरू कहे थे कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, तो उन्होंने उसे घिस दिया और खत्म कर दिया संविधान के तहत। उसी तरह कानून के तहत रोशनी एक्ट को जमीदोज कर दिया गया। और वही कानून जो फारूक अब्दुल्ला 1997 में लेकर आए थे और जिसे वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पूरी तरह से लागू नहीं करा रहे थे, पार्शियली उसको लागू करा रहे थे, ऐसा जान पड़ता है, उसको पूरी तरीके से जमीन पर उतार दिया मनोज सिन्हा ने। और उससे यह मुकम्मल किया गया कि देखिए सबसे ज्यादा पलायन कश्मीरी पंडितों का हुआ, उन्हीं को मारा पीटा गया, उन्हीं को हड़काया गया। वो हमने अभी आपको सब सुनाया, अरुण आनंद ने बाकायदे स्टोरी लिखी है। तो बाकायदे पोर्टल बना और उस पोर्टल के जरिए यह व्यवस्था हुई कि जिसको जितने जो भी प्रवासी हैं उसमें बड़ी आबादी कश्मीरी पंडितों की है, तो कश्मीरी पंडित उस पोर्टल के जरिए अपना जहां कहीं भी उनकी संपत्ति है उसको क्लेम करें। 15 दिन में संभवतः उसका निस्तारण होगा। ये एक बड़ा कदम है। उसी तरह जो लोग वहां काम काज करते थे उनका काम काज जारी रहे, कश्मीरी पंडितों का, उनके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। और एक जो बड़ा मसला है सुरक्षा वाला, ये यथावत में एक इंटरव्यू दिया था मनोज सिन्हा ने, उसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम कश्मीरी पंडितों के यहाँ पुनर्वास की वापसी की व्यवस्था करेंगे तो उनके रोजगार और सुरक्षा की भी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये इंटरव्यू में आपको बताऊं तकरीबन 5-6 महीने पहले हुआ था। और आप देखिए वो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए वहां एक एक कदम बढ़ाया जाने लगा। एक तो वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा वापस ले सकते हैं, जो पोर्टल बना। दूसरा, जो लोग वहां नौकरी पेशा थे उनको दोबारा वहां वापस बुलाया जा रहा है, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। और सुरक्षा भी, उनकी सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद हो इसकी भी आप समझिए कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो इस तरीके से कश्मीरी पंडितों को जो वहां से पलायन कर गए थे, तुष्टीकरण की राजनीति और सांप्रदायिक, वहां के जो दो परिवार थे और दो परिवारों के दिमाग में जो सांप्रदायिकता का जहर घुला हुआ था, बस सेकुलरिज्म की बीन बजाते थे, उसके कारण कश्मीरी पंडितों को वहां से जाना पड़ा। उन कारणों को खत्म करके, जो भी कारण रहे, वो चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो, चाहे आतंकवाद हो, उन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाकर इनकी
पुनर्वापसी के लिए एक मुकम्मल रूपरेखा बन रही है। जो अभी 2-3 चीजें हमने आपको बताई वो अब जमीन पर आने भी लगी है। इस तरीके से उनको उनके आप समझिए पिंड में वापस बुलाने के लिए, जो आप एक तरह से कह सकते हैं जो भाजपा का अपना आप ये समझिए कि सबसे बड़ा चुनावी वादा और सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं और उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि और जो तमाम शिकायतें हैं, जो संशय है, जो संदेह है कश्मीरी पंडितों में, जो आप देखिए सुशील पंडिता बार बार उठाते हैं, उसको किस तरीके से हल करती है ये देखना दिलचस्प होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।